दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, उनकी कोई पत्रकार वार्ता थी और वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी और पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो उन्होंने जितने जवाब दिए मुझे थोड़ा-सा अटपटे से लगे दोस्तों। तो मैं उन सवाल जवाबों का अपने भारत लिंक ग्लोबल परिवार के जो सदस्य हैं उनके सामने मैं उनका की विवेचना करूं। इससे पहले मैं थोड़ा-सा किरण चौधरी जी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो नए भी हैं, वो शायद किरण चौधरी जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो किरण चौधरी वर्तमान में बीजेपी की नेता हैं। अभी 2024 में उन्होंने ज्वाइन किया था और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की भी टिकट दी और उनकी जो लड़की है श्रुति चौधरी, उनको भी विधायक का टिकट दिया था और वो भी अब मंत्री हैं। लेकिन दोस्तों किरण चौधरी जी है ना, वो बंशीलाल की जो चौधरी बंशीलाल जी हैं, वो उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो राजनीतिक विरासत थी चौधरी बंशीलाल ने, वो श्रुति चौधरी के सिर पर रखी थी पगड़ी और ये कहा था कि मेरी जो वारिस है वो श्रुति है। क्यों? क्योंकि 2006 में जो उनके लड़के थे सुरेंद्र जी बंशीलाल जी के लड़के थे, उनका देहांत हो गया था और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पोती यानी सुरेंद्र जी की लड़की के सिर पर रख दी थी। लेकिन किरण चौधरी जी ने वो जो उनकी राजनीतिक विरासत थी श्रुति चौधरी की बजाय खुद संभाल लिया था, तो पगड़ी थी जो वो उन्होंने अपने सिर पर रख ली और श्रुति जी को मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उसको पीछे किया और खुद आगे बढ़ी। और खुद आगे क्यों बढ़ी और उन्होंने क्यों उस विरासत की पगड़ी को अपने सिर पर रखा दोस्तों, इसकी एक कहानी है। और वो एक कहानी ये है कि चौधरी बंशीलाल जी कभी भी किरण चौधरी जी को अपने परिवार में एंट्री नहीं करने दिया करते, वो उनके खिलाफ रहा करते और खुद किरण चौधरी जी वो भी कभी इस परिवार में नहीं आया करती और वो दिल्ली की राजनीति किया करती और दिल्ली के एक नेता हुआ करते जगदीश टाइटलर जी, उनके वो करीबी थे। तो वो दिल्ली कैंट से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और 1998 से लेके और 2003 तक वो दिल्ली कैंट से विधायक भी रही। लेकिन चौधरी बंशीलाल जी थोड़ा हम बंशीलाल जी के बारे में भी बताऊं जो हमारे दर्शक नहीं जानते, जो नए हैं यंग हैं वो थोड़ा शायद उनके बारे में इतना नहीं जानते होंगे। चौधरी बंशीलाल जी हरियाणा के, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के आज तक के सबसे मजबूत नेता रहे हैं। उनको लौह पुरुष कहा जाता था हरियाणा का और विकास पुरुष भी कहा जाता था, क्योंकि शुरू में जो विकास उन्होंने करवाया था वो उससे पहले किसी भी पार्टी ने या किसी भी नेता ने नहीं करवाया था। और खासकर रोड के मामले में, इसके मामले में तो उन्होंने गांव-गांव तक रोड पहुंचा दिए थे और इतना ज़्यादा लोग उनकी माना करते, इतनी ज़्यादा उनकी इज्जत किया करते कि जितनी शायद चौधरी देवीलाल जी की भी नहीं किया करते। लेकिन खैर तो दोस्तों चौधरी बंशीलाल जी थे वो हरियाणा के, उन्हें एक तो विकास पार्टी बनाई थी, लेकिन वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। 1968 में, 1972 में, 1986 में और 1996 में। तो 1996 में जब वो लास्ट में मुख्यमंत्री रहे थे तो 2.5 साल तक ही रहे थे और उस 2.5 साल में बीजेपी के साथ उनका गठजोड़ था और इसी बीजेपी ने चौधरी बंशीलाल के साथ गद्दारी की थी और उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था और इनेलो के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनको समर्थन दे दिया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। और उनके मुख्यमंत्री, हालांकि बीजेपी के जो नेता उन्होंने ये कहा था इनेलो को, यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, कि आप मध्यावधि चुनाव नहीं करवाएंगे। तो पहले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा मध्यावधि चुनाव नहीं करवाएंगे, लेकिन जैसे ही समर्थन दिया उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर मध्यावधि चुनाव भी करवाए और जो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने गद्दारी की थी उनको ऐसा खुडे लाइन लगाया कि उनको संभालने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगा। लेकिन ख़ैर दोस्तों, ये तो बीजेपी की बात थी। तो किरण चौधरी जी बंशीलाल जी के साथ क्यों नहीं बनाया करती, या बंशीलाल जी उनको क्यों अपनी पुत्रवधू नहीं माना करते, इसकी भी एक स्टोरी है। वो फिर कभी टाइम लगेगा तो वो मैं सुनाऊँगा और वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, वो मुझे पता है सारी, कि एक बंशीलाल जी के बहुत ही गहरे मित्र हुआ करते भिवानी से, वो थे राम भजन अग्रवाल जी। राम भजन अग्रवाल जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो राम भजन अग्रवाल जी ने मुझे इतना कुछ बताया कि वो आज भी याद है मुझे। लेकिन ख़ैर उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब बंशीलाल जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने अपनी जो विरासत की जो बागडोर थी वो श्रुति चौधरी को दी। तो दिल्ली की राजनीति छोड़ के ना किरण चौधरी जी ने भिवानी की राजनीति शुरू की और उस राजनीतिक विरासत को उन्होंने खुद हासिल किया और उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव भी लड़े और चुनाव जीते भी। क्यों? क्योंकि
लोगों ने भी थोड़ा ये तो स्वीकार कर ही लिया था कि वो पुत्रवधू हैं। वो तो चौधरी बंसीलाल की हैं, चौधरी सुरेंद्र जी का भी काफ़ी अच्छा नाम था, तो चौधरी सुरेंद्र जी की भी वो धर्मपत्नी हुआ करती, तो उस हिसाब से लोगों ने, भिवानी के लोगों ने उनका साथ भी दिया। और वो 4-5 बार विधायक भी रही, लेकिन 2024 में जब भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी नहीं बनी किसी भी रूप में, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और वो जब तक उन्होंने राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की, हरियाणा की जब तक राजनीति की, वो शुरू से ही भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ रहा करती और वो ये चाहा करती कि वो खुद मुख्यमंत्री बने। हालांकि कभी भी उन्होंने जो भिवानी से आगे निकल के ना अपनी राजनीतिक हैसियत या ताकत थी वो कभी नहीं दिखाई। और उन्होंने अपने न तो टिकट मिली उनको, और जिनको टिकट मिली उनको वो जिता भी नहीं पाए, उनके इतना ज़्यादा प्रभाव था भी नहीं। एक बार उन्होंने जेपी दलाल जी को तोशाम से टिकट दिलवाई थी, लेकिन उसके बाद जेपी दलाल जी बीजेपी में शामिल हो गए थे, और बीजेपी में पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। आपको ध्यान हो तो ये वही मंत्री थे जी थे जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था। लेकिन खैर दोस्तों, अब यहाँ बातचीत चल रही किरण चौधरी जी की। तो किरण चौधरी जी ने जब ये दिखाई दिया कि वो हुड्डा के होते हुए यहाँ अपना कद नहीं बना सकती, और उन्होंने जो विरोध की राजनीति या टांग खिंचाई की या बगावत की जो राजनीति की, उसका खामियाजा भिवानी के लोगों को भुगतना पड़ा। और भिवानी में कभी भी विकास कार्य भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि किरण चौधरी जी हमेशा ये चाहती थी कि वो खुद मुख्यमंत्री बने और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पार्टी छोड़ दे, जबकि वास्तव में भूपेंद्र हुड्डा जी का जो कद था वो उनसे बहुत ज्यादा बड़ा था, और उनका जो पकड़ थी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो ऐसे में कैसे तो भूपेंद्र हुड्डा उनका विकास कार्य करवाते और कैसे उनको आगे बढ़ाते जब उन्होंने विरोध की राजनीति की। खैर दोस्तों, ये तो पीछे की बात है, लेकिन अब चर्चा करते हैं हम इस पत्रकार वार्ता की। तो पत्रकार वार्ता में जो सवाल जवाब हुए थे, मैं थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक पत्रकार ने किरण चौधरी जी से पूछा कि जी, जो राहुल गांधी थे, उन्होंने लंगड़े घोड़े को के बारे में जिक्र किया था कि हरियाणा के कांग्रेस के अंदर कुछ लंगड़े घोड़े भी हैं, कुछ रेस के घोड़े हैं, कुछ बारात के घोड़े हैं। तो उन्होंने छुटते ही ये कहा कि लंगड़े घोड़े कौन है? भूपेंद्र हुड्डा ही तो है लंगड़ा घोड़ा। यानी आज भी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के विरोध की राजनीति की। और जबकि रेस का घोड़ा अगर किसी को कह सकते हैं तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी को कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लंगड़ा घोड़ा जो है वो भूपेंद्र हुड्डा है, हालांकि नाम नहीं ले, लेकिन उनका जो इशारा था वो साफ भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लंगड़ा घोड़ा अगर भूपेंद्र हुड्डा लंगड़ा घोड़ा होता तो उनकी इतनी ज्यादा नहीं चलती। आज जो राहुल गांधी हरियाणा में करना चाहते हैं, अगर उनको करने के लिए कोई रोकता है, जो अपनी मर्जी चलाता है और जो अपनी उनके विधायकों के ऊपर पकड़ है, जो टिकट वितरण में अपनी मर्जी चलाता है, वो भूपेंद्र हुड्डा है। तो एक ऐसा आदमी जो इसके कहने से टिकट भी राहुल गांधी नहीं काट सकते, जिनको वो टिकट मांगेगा उसको टिकट देनी पड़ेगी, तो वो लंगड़ा घोड़ा कैसे हो सकता है? वो ऐसे आदमी तो रेस का घोड़ा हो सकते हैं। खैर चलिए, तो उन्होंने एक और पत्रकार के सवाल पर कहा, आगे पहले मैं जब कांग्रेस में थी कि पर्ची लेके न हुड्डा के पीछे पीछे घुमाया करते कि मेरा ये आदमी लगवा दो, मेरा वो आदमी लगवा दो, और उन्होंने कभी किसी को नहीं लगवाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, किरण चौधरी जी अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के पीछे पीछे घुमाया करती तो आप आज नायब सैनी जी के पीछे पीछे घूम रही हैं। काम तो नायब मुख्यमंत्री ही करता है, अब चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो कांग्रेस में या बीजेपी के, नायब सैनी जी हो तो रिकमेंडेशन तो उन्हीं को करनी पड़ेगी, पर्ची लेके तो उन्हीं के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी ने आज नौकरी खत्म कर दी, जबकि कांग्रेस के राज में तो बहुत ज्यादा नौकरी हुआ करती, और आज बेरोजगारी की दर है वो बहुत ज्यादा है। तो एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में बीजेपी किसानों का बहुत बुरा हाल हुआ। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि जो 3 कृषि कानून थे वो इसके कांग्रेस बीजेपी के राज में ही आए थे, सेंटर में भी बीजेपी का राज था और हरियाणा में भी बीजेपी का राज था। किसानों ने जो इतना लंबा धरना प्रदर्शन दिया था वो बीजेपी के राज में दिया था। और उन कृषि कानूनों को जब तक वो खत्म कर नहीं दिए तब तक वो किसान ही थे जो सड़कों पर बैठे रहे थे। तो किसानों का किसने बुरा किया? किसान किससे नाराज थे? कांग्रेस से नाराज थे या बीजेपी से नाराज थे? तो ये उनको सोचना चाहिए था। दूसरा, फिर ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो कभी विकास करवाया ही नहीं। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने कौन सा विकास करवाया है? आज बीजेपी ने, मैं मानता हूँ, रोड बनवाए हैं, लेकिन जो रोड बनवाए उनके ऊपर टोल टैक्स लगा दिए, तो वो पैसा जा रहा है पब्लिक की जेब से जा रहा है।
और भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 56-57 हजार करोड़ का उन्होंने कर्जा लिया था, जबकि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में, उतने ही लंबे कार्यकाल में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। तो वो रोड बनाने के अलावा और कहाँ विकास कार्य कहीं दिखाई देता है? कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट का विकास हुआ हो, कोई इंडस्ट्री लगी हो, या और कोई विदेश से कोई बहुत बड़ा वो रोजगार दिया हो? क्या दिया है? बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं दिया सिवाय रोड बनाने के, और उसका पैसा भी पब्लिक से लेने लग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी जो भूपेंद्र हुड्डा के प्रति उनका जहर है वो खत्म नहीं हो पा रहा है, और आज भी वो बीजेपी के में रहते हुए भी जो भूपेंद्र हुड्डा की इतनी वो करते हैं। तो मैं थोड़ा है बीजेपी के बारे में बताना चाहूंगा कि किरण चौधरी जी से ज्यादा बड़े कद्दावर हुआ करते चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को 10 साल के बाद कैसे बीजेपी से निकाल दिया गया, ये सभी जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि बीजेपी की एक ही पॉलिसी होती है, और वो है यूज एंड थ्रो की। आज किरण चौधरी जी 2024 में आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में ही उनका जो बुरा हाल होगा, क्योंकि कैपेसिटी उनकी इलेक्शन जिताने की रहेगी नहीं, और बीजेपी सिर्फ उसी को टिकट देती है जिसमें जीतने की संभावना हो। अगर 2029 के चुनाव में किरण चौधरी जी की कैपेसिटी, जब बीजेपी को ये दिखाई देगा कि नहीं रही चुनाव जीतने की, तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगी किरण चौधरी जी को और श्रुति चौधरी जी को। तो इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है किरण चौधरी जी को आके, आप बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है, बीजेपी इतनी बड़ी है, वो है, कांग्रेस का ये था, कांग्रेस का पार्टी है, सभी एक जैसी होती हैं। उनको सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री को अपने वफादार आदमी की जरूरत होती है। अब नायब सैनी जी की अगर हम बात करें, तो इनकी एक बैटरी रिपेयर की तो दुकान थी, लेकिन ये मनोहर लाल खट्टर जी के करीबी हुए, उनके ऑफिस में कार्य किया, उनका विश्वास जीता। तो उनका विश्वास जीता तो उन्होंने इनको टिकट भी दी, मंत्री भी बनाया, और लास्ट में जब उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी हुई तो नायब सिंह सैनी उनके वफादार थे, इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाए ना। अगर किरण चौधरी जी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति वफादार होती, तो वो भी अच्छे पद पे होती, विकास भिवानी का भी विकास होता, सब कुछ होता। तो ये तो सवाल ये नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं करवाया या नायब सैनी जी करवाए, कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो अपने वफादारों को ही आगे बढ़ाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे इनेलो का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का, या कोई भी हो। हर कद्दावर नेता अपने वफादारों को इनाम देता है, अपने वफादारों को ही आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उनके वफादारों से ही उनकी ताकत होती है, विरोधियों से नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि किरण चौधरी जी जो राजनीति आज भी कर रही है, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के विरोध की राजनीति कर रही है। अदरवाइज उनमें इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई काबिलियत पहले थी या आज कोई काबिलियत, कोई एक्स्ट्रा काबिलियत है। बाकी आने वाले टाइम में जैसा भी होगा, वो सभी को दिखाई दे जाएगा कि बीजेपी के अंदर उनका कद कितना बढ़ता है, कितना घटता है, ये वक्त की बात है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें। अगर मैं ठीक हूँ तो भी, और अगर मैं गलत हूँ तो भी। अगर मैं गलत हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक बार आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने वक्त लगा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।